हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है यह है इकाई 7 वाणिज्य गणित। और इसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दक्षता अभ्यास 7 को। तो दक्षता अभ्यास क्या होता है, पहले इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि पिछले जितने भी अभ्यास हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, उस सभी अभ्यास में से हमको यहाँ पर इस एक अभ्यास में सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दक्षता अभ्यास जो होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इस अभ्यास में सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वाणिज्य गणित में जितने भी अभ्यास हैं, ठीक है, उन सभी अभ्यास में से आपको यहाँ पर एक एक दो दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर एग्जाम में आप केवल दक्षता अभ्यास लगा लेते हैं समझकर ठीक प्रकार से, तो आप इस चैप्टर 7 से बहुत ही अच्छा अंक यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से बताई जाएंगी और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में भी आएंगी। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं दक्षता अभ्यास 7। और यहाँ पर आपको दक्षता अभ्यास 7 का पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो वह 1 सेकेंड में जाएगी, ठीक है। एक मोटर कार है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पर वह 1 सेकंड में कितना दूर यहाँ पर जाएगी या कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर इसका मात्रक दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसी प्रश्न में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वह 1 सेकेंड में, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमको यहाँ पर आंकड़ा जो है वो दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर हमसे पूछा गया है वो मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए, ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 1 से 4 तक दिया गया है। तो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में अगर बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया है तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही आप इसके आंसर को यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो और सब्जेक्ट के कंपेयर में यहाँ पर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, तब भी इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तभी इसका आंसर यहाँ पर हम बता पाएंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर को यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ही आप यहाँ पर उसके आंसर को बता पाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल हल करने के लिए आपको देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 45। और यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ 1 सेकेंड में हमसे पूछा गया है, मतलब ये मीटर प्रति सेकेंड में आंसर पूछा गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए अगर हम यहाँ पर 1000, ये 1000 क्या हो गया, ये किलोमीटर दिया था तो अभी 1000 मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 45, ये तो 45 आपका जो यहाँ पर लिखा संख्या, इस संख्या को लिख लिए। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका 1000 लिखेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। ये किलोमीटर किस में बदल गया, मीटर में। और सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर ये घंटे में दिया गया था, और सेकंड में बदलने के लिए तो अगर ये घंटा में दिया है, अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये घंटा में यहाँ पर दिया गया है, घंटा से मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, और सेकेंड में बदलने के लिए हमको 3600 से यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3600, और यहाँ से इसको पहले, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंड में। तो 1 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और इसको हम यहाँ से काट देंगे 5 से, 5 दूनी 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 6 है तो 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 गुणे 5/18, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, वो चीज़ क्या है, आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कोई भी प्रश्न रहेगा तो उस प्रश्न में आपको केवल 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब से इस लाइन को समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा
सॉल्व करने की आवश्यकता ना पड़े अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तब यहाँ पर आपको मेथड के हिसाब से उसको सॉल्व करना रहेगा, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न आप यहाँ पर ट्रिक्स से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका जो समय है, समय की बचत यहाँ पर होगी और ये जो सवाल यहाँ पर लगेगा ये आपका गलत भी नहीं होगा। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहा जाएगा तो 5/18 से जिस संख्या को बदलना है उसी संख्या में हमको गुणा कर देना रहेगा। अब अगर इसको यहाँ से सरल कर दें हम तो इसको काट देंगे, 9 से इसको काट दीजिए तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 पचे 25 और बटे 2 से जब 25 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 और यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 बचा और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 और ये किस में है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो बस आपको एक लाइन यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक संख्या आपको ध्यान में रखना है, 5/18। कब 5/18 से गुणा करेंगे, जब किलोमीटर से हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, और जस्ट इसका अपोजिट होता है जब आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर है 45 और यहाँ पर मीटर है, ठीक है, 45 मीटर प्रति सेकंड में दिया है और आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाएगा, तब इसी आंकड़े को हम यहाँ पर उलट कर लिखेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तब जो आएगा ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ समझेंगे। पहला चीज़, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसी आंकड़े को उलटकर 18/5 से यहाँ पर हम गुणा करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट नंबर 1 का, ठीक है। यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तो वह 1 सेकंड में जाएगी कितना दूर, तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर मीटर में दिए गए हैं तो 12.5 आपका ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किलोमीटर यहाँ पर दिया है तो इसीलिए ये नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर में आपका ये आंकड़ा दिया गया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में, इसीलिए मीटर वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और 5/18 और 18/5 कैसे आता है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। 1000/3600 1000/3600 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 3600/1000 से गुणा करते हैं। तो अगर इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/18 और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 18/5, ठीक है। तो ये 5/18 और 18/5 इस प्रकार से यहाँ पर आता है और इसीलिए यहाँ पर इसका गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ रहेंगे सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से बताई जाएंगी, जिससे कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। क्योंकि YouTube पर पढ़ाना और लाइव क्लासरूम में पढ़ाना या क्लास में ही यहाँ पर पढ़ाना, इन सभी में डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम आपको ये वीडियो आज के डेट में बन रहा है और ये आप तक पता नहीं किस दिन पहुँचेगा, और आपका जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके हमसे यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे कितने दिन में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इसका जो शॉर्ट मेथड है उस मेथड को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जब लॉन्ग में आता है या नॉर्मल तरीके से आता है तब हम आपको वहाँ पर मेथड भी इसका बताते हैं, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न अगर कहीं पर आ जाता है तो इसको आप पूरा हल करने की आवश्यकता तो यहाँ पर होती नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दे लें और सटीक आंसर दे लें, सही आंसर दे लें तो अच्छा बात यहाँ पर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा देखिए, 6 आदमी हैं और एक काम को
4 दिन में करते हैं। ठीक है, ये आदमियों की संख्या और ये काम हो गया। 6 आदमी हैं और एक काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं तो वो कितने दिन में काम करेंगे, तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, इसको x मान लेंगे। तो 6 चौके 24 और बराबर 3 में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि इधर 24 आ जाए, तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहां पर अगर 8 से गुणा करेंगे तब यहां पर 24 होगा। अब यहां पर एक चीज समझिए कैसे हम यहां पर लिख दिए। ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह कभी भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि उसका जो बायां पक्ष होगा उसके बराबर यहाँ पर उसका दायां पक्ष है, तभी ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है और तभी बराबर का चिन्ह यहाँ पर सेटिस्फाई एक दूसरे को यहाँ पर करेगा। ठीक है, आपने इस प्रकार से कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर अगर 12 लिखा हो और बराबर यहाँ पर आपका 16 लिखा हो, इस प्रकार से तो कभी नहीं देखे होंगे आप। और अगर ये दोनों संख्याएं रियल में इस प्रकार से लिखी हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का चिन्ह मिल जाएगा, छोटा, बड़ा और बराबर का। ठीक है, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह है बीच में तो 12 इधर है तो 12 इधर भी होना चाहिए। अगर इधर 16 है आपका लिखा है तो इधर भी आपका 16 ही होना चाहिए, तभी ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर सेटिस्फाई एक दूसरे को यहाँ पर करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 4 दिन में जो काम हो रहा है ये 6 आदमी मिलकर कर रहे हैं, तो 6 चौके 24। ठीक है, और यहाँ पर 3 आदमी कितने दिन में उस काम को करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यक्स इसको मान लेंगे, तो 6 चौके 24 और यहाँ पर भी हमको 24 लाना है। तो किस संख्या से हम यहाँ पर गुणा करें कि इधर भी 24 आ जाए और ये जो बराबर का चिन्ह है ये एक दूसरे को सेटिस्फाई भी यहाँ पर कर दे। तो 3 में जब हम 3 में 8 का गुणा करेंगे तब यहाँ पर 24 होगा और 6 में जब 4 का गुणा करेंगे तब 24 होगा। तो 24 बराबर 24 किसके वजह से हो रहा है, तो इस 8 के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा और सभी चीजें यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में भी आएंगी। बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि ऐसा कोई सवाल है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सभी सवाल यहाँ पर आपको समझ में आएंगे। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है, 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को हम यहाँ पर आपको इस ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है कि एक कोई वस्तु है, एक कोई सामान है, उसमें 4 पार्ट कर देना उस सामान का। ठीक है, ये मान लीजिए एक कोई बॉक्स है, एक कोई बॉक्स है ये। ठीक है, और इस बॉक्स का हमको 4 पार्ट करना है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग करता है, तो 1/4 भाग का मतलब कि इतना काम वो कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। 1/4 का मतलब कि कोई भी एक वस्तु है उसका 4 पार्ट करेंगे और ये चौथा जो पार्ट है इसी को हम 1/4 कहेंगे। और इतना काम राम कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है इतना काम। तो इतना काम जब करेगा तब उसको 5 दिन का तब भी टाइम लगेगा, फिर इतना काम जब करेगा तब उसको 5 दिन का टाइम फिर लगेगा, फिर इतना काम जब करेगा तब फिर उसको 5 दिन का टाइम और लगेगा। अब यहाँ पर पूछा वह पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम का मतलब कि ये काम, ये काम, ये काम और ये काम, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 5 दिन में एक काम, तो 10 दिन में 2 काम, 15 दिन में 3 काम और 20 दिन में 1 2 3 4, चारों काम का मतलब कि पूरा काम वो कितने दिन में करेगा। तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 दिन में वह पूरा काम यहाँ पर अपना खत्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 20 दिन में। ठीक है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको इसी प्रकार से समझ में
आएंगी। और इसीलिए जो इसका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीखने का प्रयास करिए। परीक्षा से एक दिन पहले अगर आप रटेंगे और घर पे रहेंगे, पूरा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने परीक्षा हॉल में क्लास में पहुँचेंगे, आपका पूरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी याद यहाँ पर नहीं रहेगा, सभी चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको रटना कुछ नहीं है, सीखना है। यहाँ पर सीखेंगे जब इसको तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर बहुत ज़्यादा कठिन होता है यहाँ पर सवाल तो कोई सीख ही नहीं पाता, या बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर सीख पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, गणित बहुत ज़्यादा कठिन विषय नहीं है, आराम से इसको आप सीखेंगे तो बहुत ही आसान विषय है। और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नंबर 3 तक यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगाए हैं वही सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफेदी 6 दिन में करानी हो तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं आप, 3 मजदूर और 20 दिन का समय ले रहे हैं। यदि सफेदी 6 दिन में, तो अब यहाँ पर इस काम में कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो 20 तियां 60 और बराबर 6 से हम किस संख्या में गुणा कर दें कि 60 हो जाए। तो जब 6 से हम 10 में गुणा करेंगे तो 6 दहिए 60, तो यह ले 6 बराबर। यहाँ पर ये जो बराबर का चिन्ह है, इसको ये जो इसके बाएं पक्ष में संख्या है और इसके दाहिने पक्ष में संख्या है, ये बराबर के चिन्ह को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पक्ष इसके बराबर हैं। तो 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में करते हैं। तो 6 दिन में इसका जो सफेदी है उसको अगर करानी हो तो कितने मजदूर लगेंगे। तो यहाँ पर ये यक्स जो है ये मजदूरों की संख्या है। ठीक है, तो 10 से जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 दहियम 60 और 20 तियां 60। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 आया ये आपका राइट आंसर है। तो 10 मजदूर आपका विकल्प नंबर 2 में दिया है, इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्न यहाँ पर उम्मीद है कि आपको बहुत ही ठीक प्रकार से, बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित अगर कहीं पर भी कोई प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर इससे संबंधित सवाल को हल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक कि कौन कौन सी यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं जिनकी सहायता से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर पढ़कर और घबराना नहीं है कि प्रश्न यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है या बहुत ज़्यादा कठिन है। प्रश्न को यहाँ पर आप कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे जब तक ना समझ में आ जाए, इसके बाद ही आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 1-2 बार प्रश्न को यहाँ पर पढ़कर और तुरंत इसका निर्णय नहीं लेना कि इस सवाल को हम नहीं लगा पाएंगे या ये सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, कठिन यहाँ पर कुछ नहीं है। जब तक आप ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको यहाँ पर हल नहीं करना है। जब आप यहाँ पर श्योर हो जाएं कि हाँ क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, तभी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। इसके बाद दिया है, यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो जो चीज़ें मैथमेटिक्स में हमको नहीं पता होती हैं, अज्ञात होती हैं, उसको हम यहाँ पर यक्स मानते हैं। यक्स मानकर हम उस यक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं जो यहाँ पर आंकड़े हमको दिए गए हैं, और जो यक्स का मान आता है वही यहाँ पर राइट आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उसका मासिक वेतन। तो यहाँ पर लिखेंगे मासिक वेतन,
मासिक वेतन। मासिक का मतलब कि उसका जो मंथली इनकम है, एक महीने का जो उसका इनकम है वो कितना है। तो मासिक वेतन यहाँ पर नहीं पता है तो यक्स रुपए इसको मान लेंगे। ठीक है, यक्स रुपए इसको हम मान लेंगे। अब इसके बाद यक्स में से वो कितना खर्च करता है, तो 80% खर्च करता है यक्स में से। इसी यक्स में से 80% खर्च करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे खर्च रुपए बराबर 80%। ठीक है, मासिक वेतन कितना है, यक्स रुपए, और कितना खर्च करता है तो 80%। और यहाँ पर जो बचत है वो कितने रुपए का हो रहा है, 1200 रुपए का। तो यहाँ पर बचत बराबर, बचत रुपए बराबर 1200 रुपए। ये 1200 रुपए बच जा रहा है। उसका मंथली इनकम है यक्स रुपए और यक्स में 80% खर्च कर देता है और खर्च करने के बाद उसका 1200 रुपये यहाँ पर बचता है। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए देखिए, इसी की हेल्प से जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं इसी की हेल्प से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर अपने मन से कुछ नहीं यहाँ पर ज़्यादा करना होता है। प्रश्न में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं और यहाँ पर थोड़ा सा केवल आपको अपना माइंड यूज करना है कि कैसे इन आंकड़ों की हेल्प से हम इसके आंसर को यहाँ पर जांच कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, वो चीज़ क्या है यहाँ पर देखिए। मासिक वेतन तो यक्स रुपए उसके हैं, खर्च जो है वो 80% का खर्च है। तो ये परसेंटेज में अगर इसका खर्च दिया है तो इसका जो बचत है उसको भी परसेंटेज में यहाँ पर ज्ञात कर लें अगर, तो इसका जो बचत है वो परसेंटेज में कितना है, बचत परसेंटेज में। ठीक है, कितना है, 80% तो इसका खर्च कर दे रहा है। तो ये 100 में से 80 घटाएंगे तो बचत प्रतिशत इसका हो जाएगा 20%। ठीक है, 80% जब खर्च कर दे रहा है तो कितना बचेगा, 20% का इसका बचत होगा। तो ये बचत प्रतिशत यहाँ पर हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम ज्ञात कर लें यक्स का 20% किसके हैं, तो 1200 रुपए के है। ठीक है, तो यक्स देखिए, यक्स इसका क्या है, मासिक वेतन, और इसका अगर हम 20% ज्ञात कर लें तो ये किसके है, तो 1200 के है। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यक्स का के जगह पे गुणे का चिन्ह और 20% मतलब 20/100 और बराबर किसके है, तो 1200 के यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 1200 और ये जो 100 यहाँ पर है इस 100 को जब ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के इस तरफ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणे 100 में कन्वर्ट हो जाएगा बटे। ये 20 इधर यक्स के साथ गुणे में है, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 20 यहाँ पर बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो जो पक्षांतर करते हैं, जब पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं, अगर बाएं से दाहिने तरफ किसी भी संख्या को पक्षांतर करेंगे तो अगर धनात्मक संख्या है तो उधर जाएगा ऋणात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ऋणात्मक संख्या है तो उधर जाएगा धनात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इधर भाग में है तो उधर गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर कंडीशन में जो उसके चिन्ह उस संख्या के वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो इधर ये 100 बटे में था, इधर आएगा तो गुणे में कन्वर्ट हो गया, ये यक्स के साथ गुणे में था तो इधर आएगा तो बटे में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 20 से अगर इसको काट दें तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, या यक्स बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1200 गुणे 5, तो यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12 पंचे 60 और 2 जीरो यहाँ है इसलिए 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो 6000 रुपये। ये किसका वैल्यू आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया। तो यक्स का वैल्यू ये हमको फाइंड करना था, तो यक्स बराबर 6000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले जो इसका मासिक वेतन है ये तो हमको पता नहीं है इसीलिए इसको मान लेंगे यक्स, और खर्च कितना है तो 80% खर्च कर देता है। तो बचेगा कितना, केवल 20% बचेगा। तो बचत रुपए जो दिया है वो 1200 रुपये दिया है, और यहाँ पर बचत अगर परसेंटेज में ज्ञात करें तो 80 यहाँ है तो कितना बचेगा, 20% केवल बचेगा। तो यक्स का 20% बराबर 1200 रुपये, और यहाँ पर इसको जब हल कर देंगे तो यक्स का जो मान आ जाएगा
ये 6,000 रुपये आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आ गया समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22 सही 1/2 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, सबसे पहले चलिए इन चीज़ों को लिख लेते हैं। रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 450 मीटर, 450 मीटर ये हो गया। इसके बाद दिया कि एक खंभे को 22 सही 1 सेकंड में 1/2 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो खंभे को पार करने में लगा समय, खंभे को पार करने में लगा समय। ठीक है, तो इस समय को यहाँ पर हम पहले देखेंगे किस में दिया, तो 22 सही 1/2 सेकंड में दिया है। अब इसको अंश और हर में कन्वर्ट कर लें तो 22 दूनी 44 और 1 45/2 सेकंड। ठीक है, 45/2 सेकंड। ये चीज़ें आपके मीटर और प्रति सेकंड इसमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे गाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर यहाँ पर लिखेंगे दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। तो दूरी आपका कितना दिया है, तो लंबाई रेलगाड़ी की जो है इसी को दूरी मानते हैं, तो 450 यहाँ पर आपका दिया है दूरी बटे समय। कितना समय लग रहा है, तो 45/2 लग रहा है, 45/2 सेकंड का समय लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड में आंकड़े दिए गए हैं और हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में यहाँ पर जो आंकड़े हैं इसको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 18/5 कैसे आएगा, जब हम 3600/1000 से गुणा करेंगे। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका दूरी दिया है ये 450 मीटर में दिया गया है, तो इसीलिए इसको हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से नीचे, और ये जो समय दिया गया आपको 45/2 सेकंड, इस सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से यहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 से काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 18/5 आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा इसका, ये जो 2 है ये अब कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 450 के साथ, 450 गुणे 2/45 और गुणे ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 18/5, और अब इसमें कन्वर्ट हो गया तो किलोमीटर प्रति घंटा, km प्रति h, किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 45 से काट देंगे, 45 एक कम 45, और यहाँ पर काटेंगे तो 45 एक कम 45, 45 शून्य 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 दूनी 20 गुणे 18/5, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, और 5 चौक के 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमको लाना था, किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 है, ये भी सॉल्व हो गया, और इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका यही है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये रेलगाड़ी की चाल बराबर यहाँ पर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 2 साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक निश्चित स्थान कोई है
और दोनों विपरीत दिशा में और 2 साइकिल चालक। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए पहला जो साइकिल चालक है वो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये इसका जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और इसी स्थान से। ठीक है, ये इस स्थान से इधर जा रहा है। और दूसरा जो साइकिल चालक है वो भी इसी स्थान से इसके दूसरे विपरीत दिशा में, दूसरा जो साइकिल चालक है उसका जो यहाँ पर स्पीड दिया गया है ये यहाँ पर आपका दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 2 साइकिल चालक हैं और एक निश्चित जगह से, ये निश्चित जगह इसका है, मान लीजिए यहाँ से ये साइकिल चालक इस डायरेक्शन में गया और ये साइकिल चालक इस डायरेक्शन में गया और इसका रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले का 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो सोल्यूशन होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 घंटे के बाद, 5 घंटे बाद दोनों की एक दूसरे से दूरी बराबर। ठीक है, 5 घंटे बाद दोनों की एक दूसरे से दूरी बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला जो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। और इन दोनों में हमको क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं। तो 10 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 10 गुणे 5 प्लस 12 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 12 गुणे 5। ठीक है, ये लाइन आई कहीं समझ में। 5 घंटे बाद दोनों की एक दूसरे से दूरी यहाँ पर जो पूछी गई है उसको लिखने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर का जो डिस्टेंस है इसका चाल और इसका चाल हम लिखने के बाद दोनों को एक साथ प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तभी तो इसका डिस्टेंस जो यहाँ रहेगा, इसका डिस्टेंस जो है रहेगा वो चीज़ें हमको यहाँ पर पता चल पाएंगी। तो यहाँ पर 10 से और 12 से इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और इन दोनों का 5 घंटे के बाद तो दोनों में 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 का 10 में गुणा तो 10 गुणे 5 और 5 का 12 में तो 12 गुणे 5, तो 10 पचे 50 प्लस 12 पंचे 60। ठीक है, तो 5 घंटे बाद इसका जो डिस्टेंस होगा टोटल ये आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 घंटे के बाद का यहाँ पर है। ठीक है, इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और इसका जो डिस्टेंस है वो 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटे बाद ये पहला जो साइकिल चालक है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये 50 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले थे, इस पॉइंट से और यहाँ तक का 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और यहाँ से इस दूसरे वाले का जिसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार था उसका 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो 50 और 60 110 किलोमीटर और यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 110 किलोमीटर और यही पूछा ही गया था कि 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो दोनों एक दूसरे से मतलब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये तो 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस 50 में 60 ऐड कर लेंगे तो 110 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लगा लेना है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं
यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो दिया है यहाँ पर लड़के, या यहाँ पर लिख सकते हैं लड़कों की संख्या प्रतिशत में दी गई है। ठीक है, लड़कों की संख्या प्रतिशत में यहाँ पर दी गई है कितने प्रतिशत, तो 55% यहाँ पर लड़के हैं। तो अगर लड़कियों की संख्या भी प्रतिशत में हम यहाँ पर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, अगर 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, वो भी प्रतिशत में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या प्रतिशत में, संख्या वो भी परसेंटेज में। तो 55% लड़के हैं तो 45% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। इसको ज्ञात करने के लिए 100 में से हम 55% को घटा देंगे। ठीक है, तो 100 में से 55 घटाएंगे तो 45% आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ पर लिखे हैं डायरेक्ट। लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लड़कों की संख्या अगर 55% है तो लड़कियों की संख्या 45% यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर दिया आपको यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कियों की संख्या भी दी गई है। लड़कियों की संख्या यहाँ पर दी गई है, 900 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो परसेंटेज में तो दोनों यहाँ पर पता चल गया, और एक जो यहाँ पर संख्या लिया है वो लड़कियों की संख्या आपको बताई गई है। तो जैसे यहाँ पर लड़कियों की संख्या, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो जब ये चीज़ हमको फाइंड करना है और ये चीज़ पता भी नहीं है तो इसको मान लेंगे यक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे यक्स का 45% बराबर 900। ठीक है, यक्स का 45% बराबर 900 हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इसको लिख लेंगे यक्स गुणे 45/100 बराबर 900। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यक्स गुणे 45 और इस 100 को इधर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 900 गुणे 100 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो यक्स बराबर 900 गुणे 100 बटे ये 45 यहाँ नीचे हो जाएगा हर में। ठीक है, ये 45 इधर गुणा के साथ था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इस 45 से इसको काट देंगे तो 45 एकम 45 और 45 दूनी 90 और एक शून्य यहाँ पर और बढ़ा देंगे, 45 शून्य शून्य। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 गुणे 100। तो 100 में जब 20 का गुणा कर देंगे तो 20 एकम 20 और यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 2000 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर 2000 आ गई। ठीक है, कुल छात्र छात्राओं की संख्या 2000 आ गई। तो ये 2000 तो यहाँ पर आ गए आपके कुल बच्चे। ठीक है, कुल बच्चे आ गए 2000। लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो लड़कों की संख्या परसेंटेज में 55% यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, तो इसी 2000 का 55% हम ज्ञात कर लें तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर लड़कों की संख्या तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पर 55 से गुणा कर देना है 20 में। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 55 से 20 में। तो 2 जीरो यहाँ 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1 और 2 पंचे 10 1 11 तो 1100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1100 लड़के। ठीक है, 1100 लड़के। तो यहाँ पर हमको सभी चीज़ें पता चल गई और ये ज्ञात करना था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या 55% और लड़कियों की संख्या 45%। लड़कियों की जो संख्या 900 दी गई थी और यहाँ पर जो लड़कों की संख्या आया वो 1100 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हों
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना कि क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं इस प्रश्न में और ये कैसे सॉल्व होगा। तो गणित में कुल 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण का मतलब कि यहाँ पर फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी किसमें, गणित में कितने हुए, तो यहाँ पर आपको 45% दिया गया है, 45%। और यहाँ पर लिखेंगे फिर से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी किस सब्जेक्ट में, तो विज्ञान में, विज्ञान में। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 25%। ठीक है, दोनों विषयों में यहाँ पर पहले विषय में गणित में 45% और विज्ञान में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 15%। ठीक है, कितना दिया है, 15% दोनों विषयों में। तो आगे प्रश्न में है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो केवल आपको परसेंटेज बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, तो 45 यहाँ 25 यहाँ, इन दोनों को ऐड करके और इतना घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आंकड़े दिए गए हैं नीचे ये भी इसी में इंक्लूड है, इसी में ऐड है। ठीक है, तो जब इसी में ऐड है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसी में से इतना घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गणित का प्रतिशत अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स का प्लस विज्ञान का परसेंटेज जो अनुत्तीर्ण स्टूडेंट हैं और माइनस दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना रहेगा, तो यहाँ पर देखिए गणित में आपका दिया है 45%, 45% प्लस विज्ञान में आपका दिया है 25% और इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर 15% जो है ये हमको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर। ठीक है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर गणित का प्रतिशत प्लस विज्ञान का प्रतिशत माइनस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। तो इसको लिख सकते हैं 45 और इसको लिख सकते हैं 25 और इसको लिख सकते हैं -15। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, 70% माइनस 15%। तो 70 में से 15 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 1 गया 5, 55%। ये क्या आ गया, ये अनुत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जब अनुत्तीर्ण 55% है तो उत्तीर्ण का यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें, उत्तीर्ण का प्रतिशत अगर ज्ञात करें तो इसी 100 में से हम घटा देंगे 55% को, क्योंकि ये 55 जो है ये किसका है, ये अनुत्तीर्ण का आ गया है। तो 100 माइनस 55, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45%। ये आपका उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पर आ गया और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसी प्रकार से आपका लगेगा और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 364 रुपये में एक रेडियो बेचने से 9% हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम यहाँ पर क्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है हानि प्रतिशत बराबर 9% की हानि दिया है और 364 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब कि इसका विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है कितना, तो ये आपका दिया है 364 रुपये। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर आपको दिए गए हैं और क्रय मूल्य यहाँ पर आपसे ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य
गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य का दो सूत्र होता है, वो लाभ प्रतिशत में भी यूज होता है और हानि प्रतिशत में भी यूज होता है। तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 माइनस हानि। जब हानि होगा तो 100 में से हानि प्रतिशत को घटाएंगे, लेकिन जब लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया और सभी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 364 रुपये दिया है, गुणे यहाँ पर 100 लिखना है बटे 100 माइनस हानि दिया है 9, तो इसको लिख लेंगे 9। ठीक है, तो 100 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 364 गुणे 100 बटे 100 में से 9 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 91%। ठीक है, और 91 से अगर 364 में भाग दें तो ये लगभग यहाँ पर जाएगा 4 एकम 4 और 4 9 36, तो ये एक बार और यहाँ से 4 बार। ठीक है, 91 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 4 9 36, 364 आ गया, तो ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 91 एकम 91 और 91 चौक के 364 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 4 गुणे 100, 100 चौक के 400 रुपये, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था तो क्रय मूल्य यही है, तो 400 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया और यही इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केवल आपको ये जो सूत्र है ये सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा, बहुत आसानी से यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी सवाल देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो छूट हमको मिल रहा है इस छूट को यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, छूट। छूट जब ज्ञात करेंगे तो जो यहाँ पर इसका रेट है वो कितना है, इसको 720 रुपये है। ठीक है, और इसको 720 गुणे ये 20% की यहाँ पर छूट है तो 20 बटे 100 और 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल और 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो 144 रुपये का यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। तो छूट को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिस्काउंट, और इसका हिंदी में जो नाम है इसको कहेंगे बट्टा। ठीक है, बट्टा भी इसको कहते हैं। तो छूट, डिस्काउंट, बट्टा, ये तीनों चीज यहाँ पर एक ही है। ठीक है, इसी का इंग्लिश नाम और इसका दूसरा नाम है बट्टा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो छूट है वो कितना हो गया, 144 रुपये का। तो अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे साड़ी का मूल्य। तो साड़ी का मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा जिसको कहते हैं छूट, तो इसको कहते हैं प्रिंट रेट। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब प्रिंट रेट उसका कितना है और माइनस जो बट्टा है छूट यहाँ पर है उसको लिखेंगे। तो अंकित मूल्य यहाँ पर 720 रुपये का है, माइनस जो छूट है वो कितना है 144 रुपये का। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, एक बचा, हाँ 1 में से 4 घटेगा नहीं तो 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से गया 5, तो 576 रुपये का साड़ी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद देखते हैं 12 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, किरण ने डाकघर में बचत बैंक खाते में 1600 रुपये जमा किया। उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धन नहीं निकाला। 3 वर्ष के बाद सारा धन निकाल लिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ब्याज मिले। ठीक है, तो ये ब्याज हमको ज्ञात करना है। और आगे प्रश्न में दिया है कि यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, तो यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होता है।
जब चक्रवृद्धि मिश्रधन हम यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, तब इसके बाद हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन और कोष्ठक में आपको लिखना है 1 प्लस दर बटे 100 और इसके घात में समय। ठीक है, और इसी का जो शॉर्टकट यहाँ पर ये रूल है, ये नियम है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर, ए का मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर पी बराबर मूलधन है। ठीक है, तो ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, आर बटे 100 और यहाँ पर दिया है समय, तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो समय को यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का ये सूत्र इस फॉर्म में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र हो गया और यही आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है। ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर यन और इसका हिंदी में जो सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100 और इसके घात में समय लिखना है। ठीक है, तो इस सूत्र का इंग्लिश फॉर्म ये है। अब इसके बाद यहाँ पर पी का मतलब कि मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, तो 1600 रुपये यहाँ पर दिया है, इसको लिख लेंगे 1600 और कोष्ठक में आपको लिखना है 1 प्लस आर का मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो कितना है, तो ब्याज की दर यहाँ पर 5% का दिया है, 5 बटे इस 100 को ऐसे लिख लेंगे और यन है, तो यन का मतलब कि समय दिया है यहाँ पर 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 वर्ष। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो 20 आ गया, 1 बटे 20 आ गया। 1600 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 और इसका क्यूब हो जाएगा। क्यूब यहाँ पर कैसे आया, ये जो समय दिया आपको 3 वर्ष का, इसी को यहाँ पर लिखेंगे इसके घात में 3, क्योंकि ये सूत्र में देखिए यहाँ पर समय है और इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पर समय 2 वर्ष का रहेगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, समय 5 वर्ष का रहेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे, समय 4 वर्ष का रहेगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र में सभी चीज़ों को यहाँ पर लिख लेना है इस प्रकार से और इसको लिख सकते हैं 1600 गुणे 21 बटे 20 के घात में 3 लगा तो यहाँ पर 21 बटे 20, 21 बटे 20 और 21 बटे 20 को हमें इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर रहता, इसका घात 2 रहता तो हम यहाँ पर 21 बटे 20, 21 बटे 20 केवल 2 ही बार लिखते। अगर यहाँ पर 4 रहता तो इसी को हम 4 बार लिखते हैं, यहाँ पर 3 है तो इसीलिए इसको 3 बार लिखे हैं। तो 1 0 2 0 यहाँ से और 1 2 0 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे 4 से, तो 4 पंचे 20 और यहाँ पर काटेंगे तो 4 चौके 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये बचा आपका 21 गुणे 21 गुणे 21, 3 बार ये बच गया और बटे 5, यहाँ से ये सब कैंसिल ही हो गया था। तो 21 21 21 में गुणा कर लीजिए, 21 गुणे 21, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 2 4 और यहाँ 4। ठीक है, 441 आ गया और 441 में फिर से जब 21 का गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर 441 एकम 441 और 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1 4 2 6 और 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 8 1 9, तो 9261 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 9261 बटे 5 को हम लिखेंगे, तो 9261 बटे 5। अब 5 से भाग दे दीजिए 9261 में, 9261 में भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा और यहाँ 2 उतार लेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 6 उतार लेंगे, 5 बचे 25, फिर 1 बचेगा, इस 1 को उतार लेंगे, 5 दूनी 10, फिर यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 1852.2 आएगा। ठीक है, 1852.2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1852.2 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आपका मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन।
और हमको ज्ञात क्या करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर A से डिनोट करते हैं और माइनस मूलधन को P से डिनोट करते हैं। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन कितना आ गया यहाँ, तो 1852.2 माइनस मूलधन कितना दिया, तो मूलधन दिया 1600 रुपये, 1600 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 1852 में से 1600 घटाएंगे तो ये 0.2 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। और 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 1 में से गया 0, तो 252.2 रुपये, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसके सूत्र में होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन जितना यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है उस प्रकार से यहाँ पर आपको हर एक स्टेप को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन A माइनस P। तो A यहाँ पर आ गया ये 1852.2 और P आपका 1600 दिया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 252.2 आएगा और यही आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाता में 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, ठीक है। तो ये वर्ड जहां पर भी आपको दिखेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको समझ जाना है तुरंत कि केवल इसका मिश्रधन ही हमको ज्ञात करना है। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, ठीक है, तो केवल और केवल यहाँ पर आपको मिश्रधन इसका ज्ञात कर लेना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 भी है। तो यहाँ पर इसका चलिए मिश्रधन ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पर क्या होता है सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो जहाँ पर आपको दिया रहे इस प्रकार से कि कुल कितने रुपए उसको 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लेना है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100 और इसके घात में समय, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश शॉर्टकट सूत्र है A बराबर P कोष्ठक में 1 प्लस R बटे 100 और इसके पावर n, ठीक है। तो P बराबर कितना दिया है, P बराबर मूलधन दिया 5000 रुपये, 5000 कोष्ठक में 1 प्लस R ब्याज की दर दिया है 8 बटे 100 और इसके घात में समय दिया है 2 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, तो इसके घात में 2 लिख देना, इसको काट देना 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 25 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 हो गया और यहाँ अंश में 2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 5000, 25 से कम 25 2, 27 बटे 25, 27 बटे 25 और यहाँ पर इसके घात में लिख लेना है 2, तो इसको लिख सकते हैं 5000 और 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25, ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 शून्य 25 शून्य 0, फिर यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 गुणे 27 गुणे 27। तो इनका गुणा कर लीजिए, 27 में 27 का गुणा कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 तो 9 और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 729 आ गया, ठीक है। और 729 में 8 का यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो 8 9 72 के 2 हासिल 7 और 8 दूनी 16, 16 में अगर 7 जोड़ेंगे 23, 23 के 3 हासिल 2
और 8 सत्ते 56 और 2 58, तो 5832 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5832 रुपये और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन ए केवल ज्ञात कर लेना, ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो गया और दक्षता अभ्यास 7 में आपके 13 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।